नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन। आज इस खुदनविश्त का 13वां बाब 13th चैप्टर, इसका उन्वान है दिले नादां। आपको अगर अच्छा लगे जो हम पढ़ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें तो सोने पर सुहागा। सुनिए, दिले नादां। परवीन मुराद तब 34 साल की थी और MBBS के आखिरी साल में पढ़ रही थी। AMU में जितना वो अपने आज़ाद ख़यालात के लिए मशहूर थी, उतना ही लंबे अरसे तक वहाँ पढ़ने की वजह से भी। BSc के बाद एजुकेशन में MED किया, फिर डॉक्टरी की पढ़ाई के 5 साल पूरे होने पर इंटर्नशिप करने लगी। डिग्रियां इकट्ठा करने की लत नहीं थी उसे। उन दर्जों में एक के बाद एक दाखिल हुई भारत में टिके रहने के लिए। 5 बरस की उम्र से ही पाकिस्तान में अपने वालिद के साथ, जो उसकी मां से अलग हो चुके थे, कराची में रह रही थी। उसकी मां अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती थी। कुछ दिन परवीन उनसे मिलने चली आई और यहीं की होकर रह गई। माँ का प्यार और यहाँ का माहौल रास आया तो उसने क़याम लंबा खींचने के लिए स्टूडेंट वीज़ा का फ़ायदा उठाया। बाप से लगाव तो था नहीं, इसलिए पाकिस्तान वापस जाना बार बार मुलतवी करती रही। लेकिन अब उठो चलो का घंटा बजने लगा था। इंटर्नशिप ख़त्म पर थी और कोई कोर्स बचा नहीं था करने के लिए। एक दिन तस्वीर महल सिनेमा हॉल के बाहर जब आदतन पोस्टरों पर नजरें दौड़ाता मैं झक मार रहा था, वो बाहर खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी, कुछ चिड़चिड़े मूड में। ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर उसका लिबास और जिस तरह धूप उसके बालों को बोसा दे रही थी, दिल के अंदर उतर गया। उम्र में वो मुझसे बड़ी थी, 14 साल, और लगती भी थी, पर न जाने क्यों मुझे भा गई। उससे पहचान करने को बड़ा जी चाहा, पर अलीगढ़ में आप यूं ही किसी लड़की से बातचीत शुरू नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद द चेयर्स के रिहर्सल में वो आई तो हमारी बात चल निकली। हालांकि किसी ने हमारा तारुफ नहीं कराया। उसकी 2 बेहद खूबसूरत सौतेली बहनें भी थीं। छोटी वाली फूलमणि अलीगढ़ में ही MA में थी और बड़ी वाली सुरेखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में कोर्स करने के बाद दिल्ली में ही शादीशुदा जिंदगी बसर कर रही थी। ड्रामे का स्कूल, ये अल्फाज अजूबा लगे मुझे। परवीन से बहुत जल्द दोस्ती हो गई मेरी। वो न सिर्फ यकीन दिलाती कि मैं सही राह पर हूं, बल्कि पाए तकमील तक पहुंचने के लिए उकसाती भी। अपने पर भरोसा करना सिखाया उसने, सिर्फ तारीफी अल्फाज से नहीं, एक सीधे सच के तौर पर मुझे अच्छा अदाकार ठहराकर। हमेशा कहती कि निठल्ला रहने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं, कामयाबी के सिवा कोई चारा है ही नहीं मेरे पास। लिबास और साउंड इफेक्ट का काम संभालने के अलावा रिहर्सल बड़े गौर से देखती और खामियां बताती रहती। द चेयर्स जैसे उलझन भरे नाटक के मानी समझाने की भी कोशिश की उसने। फिर मान गई
कि उस सब में सर खपाए बिना भी एक्टिंग तो ठीक ठाक ही कर लेता हूं मैं। सिगरेट बहुत पीती थी और हंसी हमेशा उसकी आंखों में छुपी रहती। मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए वो मुझे तलाशती और उसी के साथ रहना मुझे भी किसी और शगल से ज़्यादा मज़ेदार लगता। जल्द ही हम हर शाम मिलने लगे। चचा लोगों के घर जाना बंद हो गया। परवीन की सोहबत कहीं ज़्यादा लुत्फानंदोज़ थी। शो के दिन एक असली मेकअप वाला आया और बड़े बड़े आईनों से सजे मेकअप रूम में तैयार होते हुए आईने से एक अरसे बाद मेरा भरत मिलाप हुआ। उस आईने के चारों तरफ आंखें चुंधिया देने वाले बल्ब गोया मुझे मंच पर जाने के लिए तैयार कर रहे थे। अपने अक्स से आंखें हटती नहीं थी मेरी। परवीन मेकअप होता देखकर पूछती कि क्या मैं अपने आप को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी हो, ड्रामा शुरू होने से पहले ये आदत अब तक है मुझ में। दूसरों की बातों में नाक घुसेड़ना अलीगढ़ियों की सिफत है और खुलेआम हाथ थामे या साथ फिल्म देखते किसी लड़के लड़की का नजर आना ही पलीत अफवाहें फैलने के लिए काफी है। परवीन को उसकी जरा फिक्र न थी, तो मुझे भी नहीं रही। मैं उसे बेहद चाहने लगा था, उसकी इज्जत करता था और वो मुझे दोस्त समझकर सहारा देती थी। उसके बाद अलीगढ़ में मैंने जितने नाटक किए उन सब में उसने मंच के पीछे काम किया। एक बार टैगोर के नाटक चित्रा में बहुत बुरा अभिनय भी किया। उसका निर्देशन किया था, माफ कीजिएगा, उसका निर्देशन किया था इस्लामी तालीम के प्रोफेसर और वीएम हॉल के प्रोवोस्ट डॉक्टर मुनीब रहमान ने, जिनके बेटे आसिफ ने पूर्वी अफ्रीका से आए जसदेव सिंह रेहंसी से मुझे मिलाया। ये दोनों जो अब 7 समुंदर पार रह रहे हैं, दुनिया में मेरे सबसे अजीज दोस्त हैं। जाहिदा आपा क्योंकि जनाने मसलों पर नाटक करना चाहती थी, इसलिए एएमयू में और कुछ पेश नहीं कर पाई। इस बीच एसएस से वीएम हॉल में मेरा तबादला होने पर नाटक प्रेमी डॉक्टर रहमान के साये में मुझे पनाह मिली। उनकी बीवी एलिजाबेथ जेबा आपा स्विस थी। दोनों की मुलाकात ऑक्सफोर्ड में हुई थी और शादी करके दोनों कोई 25 बरस से अलीगढ़ में खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। काली फिएट चलाती वो फौरन पहचान में आ जाती और साइकिल पर सवार खोए खोए मुनीब साहब लंबी टांगे बदन से एंगल बनाती हुई, घुंघराले बाल सर के दोनों तरफ लहराते हुए। पहली मुलाकात में जब उन्होंने पूछा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो पीजी वुडहाउस के सिवा कोई जवाब ना मिलने पर ज़रा मुस्कुराए, खंखारे और दराज में हाथ डालकर लुइजी पिरेंदेलो का नाटक राइट यू आर इफ़ यू थिंक यू आर निकाल कर दिया कि इसे पढ़ो। हफ्ते भर बाद डायलॉग्स ऑफ प्लेटो थमा दिया। बाद में एक दफ़ा भी उन्होंने नहीं पूछा कि मैंने ये किताबें पढ़ी या नहीं पढ़ी, न कभी वापस मांगी। लेकिन मेरे तीसरे साल में सुकरात बनाकर मुझे मंच पर ज़रूर खड़ा किया। अपोलॉजी एंड क्रीटो उन्वान के इस नाटक को
सुकरात के मुकदमे से चुने कुछ हिस्सों को जोड़कर बनाया गया। डायलॉग्स ऑफ प्लेटो भले ही नाटक के रूप में लिखा गया हो, पर वो नाटक नहीं, पेचीदा फलसफा है। लिहाजा कई दिमाग का भरता बना देता है, माफ कीजिएगा, लिहाजा कई दिमागों का भरता बना देने, माफ कीजिएगा हुजूर, लिहाजा कई दिमागों का भरता बना देने वाली बातें हैं इसमें। इतने लंबे डायलॉग मैंने कभी मंच पर नहीं बोले थे, पर इसलिए उन्हें याद करने में फौरन जुट गया, क्योंकि परवीन मदद करने खुशी खुशी घंटों साथ रही थी। आसिफ को कीटो के रोल में लिया गया था और उस नाटक में वो उतना ही नाकाम रहा जितना अपने अब्बा के बाद एक नाटक हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड में। ये दोनों हादसे वो अब पूरी तरह भूल चुका है। इस बीच जाहिदा आपा ने नाटक करने के बजाय मेरी तरबियत की कोशिशें जारी रखी। एनएसडी के नाटक देखने मुझे 2 बार दिल्ली ले गई। मैं खुशी से बौराया जा रहा था कि और लोग भी मुझे ख्वाबों की ताबीर की तरफ ढकेल रहे हैं। जो कुछ हो रहा था कायनात की साजिश लगी। अलीगढ़ में दाखिला मिलना, साइंस के बजाय लिटरेचर चुनना, वीएम हॉल में तबादला होना, जाहिदा आपा और मुनीब साहब की सरपरस्ती पाना, सब। एनएसडी के नाटक देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। इतनी आला तकनीक वाले नाटक भारत में उस वक्त हिदायतकार इब्राहिम अल काजी के दिनों में एनएसडी के अलावा कहीं नहीं होते थे। वहाँ जाने का ख्याल इतना लुभावना था कि मुझे शक हुआ कि इसमें कोई पेच तो नहीं। यकीन नहीं हो रहा था कि अगर दाखिला मिल गया तो मैं कई नाटकों में एक साथ काम कर रहा हूँगा और सिर्फ यही मेरी पढ़ाई होगी। पर वहाँ के कुछ लोगों से मिला तो सब मेरी ही तरह फक्कड़ लगे, मेरे ही जैसे सपने लिए। कोई भी किसी सितारे का नूरे नज़र नहीं, ना कोई रईसज़ादा। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं लगा कि चुने जाने पर वाकई मुझे ज़्यादातर अभिनय ही करना होगा। अलबत्ता कभी कभार ये भी सीखना होगा कि मंच की रूपरेखा कैसे तैयार की जाए और किस लाइट पर आड़ कैसे लगाई जाती है। और हैरानी दर हैरानी ये कि मुझे हर माह 200 रुपये वजीफा भी मिलेगा। अब तक मैं मुस्तकिल तौर पर परवीन के घर रहने लगा था। हॉस्टल कभी कभार ही जाता। मेरे पहले 2 वर्षों की काम चलाऊ कारगुजारी से कुछ मुतमईन होकर बाबा ने मेरे कमरे पर अचानक आ धमकना बंद कर दिया था। परवीन के साथ रहते मुझे पहली बार लगा कि मैं उस घर का हिस्सा हूँ। अपने वालिदैन से तो मैं कटा कटा रहता था, कभी अम्मी या बाबा से बात करने की पहल तक नहीं की। यहाँ तो मुझे चाहा और सराहा जा रहा था। घर में एक से ज़्यादा औरतों की मौजूदगी भी मेरे लिए एक नई लज्जत थी। मेरे हुनर पे उन सबको इतना यकीन ना होता तो पहला कदम मैं शायद उठाता ही नहीं, एनएसडी में दाखिले की अर्जी भेजने का। लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरी ज़िंदगी में एक ज़लज़ला आना था जिससे पूरी यूनिवर्सिटी को झटका लगा, जो मेरे वालिदैन के लिए बम्बई भाग जाने के वाक़े से भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला साबित हुआ।
परवीन के बारे में मेरा दीवानापन बढ़ता गया। रोज शाम मिलना ज़रूरी हो चुका था। अगर दिन में मिले हों तब भी। लड़कियों के साथ अब तक मेरे सरसरी ताल्लुकात रहे थे, कभी नज़दीकी रिश्ता नहीं। ये बात आम थी कि मुझसे पहले परवीन के और आशिक रह चुके थे और उनके बारे में वो खासी बेझिझक थी, लेकिन इस मौजू पर हमारी कभी तफसीली बात नहीं हुई। हम दोनों के पास अपने वालिद के बारे में भड़ास निकालने के लिए काफ़ी कुछ था। कराची में अपने बचपन के बारे में वो बतलाती, जहां उसकी माँ की मर्जी के खिलाफ उसे ले जाया गया और लगभग 15 साल रखा गया, और मैं बदले में बाबा की बेदर्दी, उनके रूखे मिजाज और उनकी बेलौज तबीयत के बारे में अपने दुखड़े उस पर उंडेलता। परवीन की खुशमिजाजी, उसके तवील ज्ञान, जीवन के अनेक रंगारंग तजुर्बों, हर चीज़ में उसके दिलचस्पी, हाथों की महारत, जीने का लुत्फ़ लेने की खसलत और मुझ पर उसकी तवज्जो से मेरे दिल में उसके लिए गहरी एहसानमंदी और ऐसी बेपनाह मोहब्बत भरी कि किसी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बची। आखिरकार वो साथी मिल गया जिसके लिए मेरी कुछ अहमियत थी। कोई जो मेरा अपना था, कोई जो मुझे अपना समझता था। उसके साथ ज़िंदगी गुजारने से आगे मैं सोच नहीं पा रहा था। उसे खुश रखने की सकत मुझ पे थी या नहीं, ये मेरे जहन में नहीं आया। 19 साल की उम्र में मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी मेरी अपनी खुशी। अलीगढ़ की ज़बान में हम दोनों जल्द आइटम बन गए। जहाँ भी वो होती मान लिया जाता कि मैं भी मिलूँगा। JR भी उस साल अलीगढ़ आ गया। उसने और मेरे चचाजाद भाइयों ने, जिनकी पूरी ज़िंदगी अनब्याही औरतों के बारे में जहरीली अफवाहों में सनी हुई थी, जब मुझे इस ताल्लुक़ के जोखिम से आगाह करने की कोशिश की तो उन सब के साथ मेरे रिश्तों का कमोबेश खात्मा हो गया। अगले साल जब मैं NSD में था तो JR मिलने आया, मगर मेरे काम में दिलचस्पी दिखाने के बजाय सिर्फ ये पूछता रहा कि भंडेलागरी करते हुए यहाँ की कितनी लौनियों की ले चुके हो। उसके बाद उससे मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। जाहिदा आपा ने करम फरमाई की झूंक में, जिस पर उन्हें बाद में काफ़ी पछतावा हुआ, अपनी कार मुझे सौंप दी कि परवीन को दिल्ली ले जाकर NSD में नाटक दिखा लाऊं। ये नाटक था बर्तोल्ट ब्रेख्त का कॉकेशियन चॉक सर्कल, जिसे ईस्ट जर्मनी के कार्ल वेबर ने जिसकी हिदायतकारी ईस्ट जर्मनी के कार्ल वेबर ने की थी। नाटक देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं। इतना लाजवाब था वो। मैंने इरादा पक्का कर लिया कि अब तो NSD जाकर रहूँगा। बात के क्या इम्कानात थे, इसके बारे में कुछ कहानियाँ सुन चुका था कि NSD के सभी ग्रेजुएट जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाते हैं, और कैसे वहाँ के दो सबसे मकबूल स्टूडेंट, पति पत्नी ओम और सुधा शिवपुरी, ज़रा सा रेडियो और टीवी के सहारे दाल रोटी कमा रहे हैं। लेकिन मेरा इरादा ज़रा भी नहीं डगमगाया। ये 1969 था। तब ब्लैक एंड वाइट टीवी का बस एक चैनल था, दूरदर्शन।
जिसमें दिमाग चाटू प्रोग्राम ही आते थे, पर कभी कभी नाटक भी, जिनमें मरकजी किरदार के 50 रुपये मिलते थे। जाहिर है कि मुझे तो मरकजी किरदार ही मिलना था। महीने में 4 या 5 बार काम मिल जाए तो बेड़ा पार, मैंने सोचा। एनएसडी के नाटक देखकर ये बात ज़रा मुझे खटकी कि जब यहाँ पहुँच जाऊँगा तो शुरू में मुझे भीड़ का हिस्सा या पहरेदार या हरकारा ही बनना पड़ेगा। पर साथ ही ये भी लगा कि ऐसे बेहतरीन नाटकों में कुछ भी करना, इतना आला काम करने वाली टीम का हिस्सा बनना अपने आप में ही इनाम होगा। परवीन की राय लेकिन ये थी कि मुझे उससे बेहतर मौके मिलने चाहिए और मिलेंगे। उस नाटक में शराबी मजिस्ट्रेट अजदक का चौमुखी किरदार शशिकांत नक्ते नाम के एक्टर कर रहे थे। मज़ाहिया अंदाज की उनकी बेदाग समझ, फुर्तीली हरकत, मनोहर शख्सियत और कभी कोमल कभी गूंजती आवाज़ ने मुझे बेहद मुतासिर किया। बहुत अच्छा गाते भी थे, जो मेरे लिए नामुमकिन था। उस कलाकार को अपना हुनर दिखाने का ऐसा मौका मिलते देख हसद की आग में जलकर राख हो गया। जब जब मैंने मेहमान अदाकारी के नमूने देखे हैं, एक एहसास बार बार जागा है कि मैं ये न कर पाता। परवीन लेकिन कहती रही, मैं तुम्हें अजदक ही करते हुए देखना चाहती हूँ। मैं अजदक करने के ख्वाबों में डूबा गाड़ी चलाता रहा। अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका था और रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए एक साथ 2 बातें हुई। यकायक मुझे याद आया कि पिछले 2 साल मैंने दीनियात का इम्तिहान दिया ही नहीं, कभी उसकी क्लास तक में नहीं गया। उस मजमून के बारे में कोई जानकारी तो थी ही नहीं। मैं उसके इम्तिहान को टालता आ रहा था, सेमेस्टर सिस्टम का फ़ायदा उठाकर। अभी से क्या सर खपाना, आखिर में सब निपटा दूंगा। तो अब निपटाने का वक्त आ रहा था। अजदक का किरदार निभाने के आसपास तक भी पहुंच सकूं, उससे पहले मुझे सर पर चढ़े आ रहे फाइनल इम्तिहानों में मजहबी उलूम के 3 पर्चे लिखने थे। दूसरी जो बात हुई वो ये कि जायदा आपा की जान से प्यारी स्टैंडर्ड हेरल्ड ने सड़क के किनारे खड़ी एक ट्रक के पिछले हिस्से का चुम्मा ले लिया। टक्कर मामूली सी थी, लेकिन हम दोनों बुरी तरह हिल गए। कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक हेडलाइट टेढ़ी हो गई जो अपनी रोशनी सड़क से लगे खेतों पर डालती रही। बाकी रास्ते कार में मैं अकेला ही रहा। अकेला इसलिए कि परवीन ने मेरी मिन्नतों को अनसुना करके उसी ट्रक में लिफ्ट ले ली जिसे मैंने ठोका था। मैं ट्रक के पीछे पीछे जितना करीब रहकर कार चला सका चलाता रहा। ड्राइविंग का इससे कारआमद सबक नहीं हो सकता था। एक दिन सवेरे जोरदार दस्तक सुनकर मैं घर का एक दिन सवेरे जोरदार दस्तक सुनकर मैंने घर का दरवाजा खोला तो 2 लोग खड़े थे, जिनकी सफेद बुशर्ट, खाकी पतलून, भूरे जूतों और छोटे बालों ने फौरन ऐलान कर दिया कि वो कौन है। सामने वाला बोला, सीआईडी मिस मुराद यहां रहती हैं। मैंने सोचा कमाल की चीज है ये परवीन, क्या सनसनीखेज जिंदगी है इसकी।
और एक पल के लिए मैं मैकेंटॉश और फेल्ट हैट पहने सिगरेट का धुआं लहराते हुए गुनाहगार को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा था, पर उसकी तफसील में ना जा सका, क्योंकि जल्द पता चला कि लोग परवीन को या मुझे किसी खुफिया मिशन पर भेजने नहीं आए थे, देखने आए थे कि क्या परवीन अब भी भारत में है और याद दिलाने कि उसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है। भारत पाक के बीच सर्द ताल्लुकात और अदावत के दिन थे। मशरक़ी पाकिस्तान का मामला नासूर बनता जा रहा था और धमाका बस होने वाला था, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत आने वाले पाकिस्तानियों को नाम पता दर्ज कराने और हर हफ्ते थाने में रिपोर्ट करना अशद ज़रूरी था। उनमें से कुछ पर तो बिलाशुबा निगरानी रखी जाती थी। नहीं पता कि परवीन पर निगरानी थी या नहीं, पर सीआईडी को पता ही था कि उसे यहाँ रहते कितना वक्त गुजर चुका है। दोनों हजरात के साथ लंबी मीटिंग चली, जिससे मुझे बाहर रखा गया। उसके बाद परवीन और उसकी माँ देर तक खामोश रहे। बात का खुलासा अगले दिन हुआ। परवीन का भारत वीज़ा ख़त्म पर था। उसके बाद अगर वो यहाँ ठहरती तो उसे वापस भेजकर दोबारा आने पर रोक लग जाती। अलीगढ़ में उसके रुकने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि भारत की शहरियत पाने की कोशिश करे, और तब के हालात ऐसे थे कि अर्जी जल्दी मंजूर होने वाली नहीं थी। सिर्फ एक रास्ता था यहाँ ठहर सकने का, कि वो किसी हिंदुस्तानी से शादी कर ले। मुझे लगा इसमें हुज्जत क्या है, मैं इस मुल्क का हूं और उसके इश्क में पागल हूं। बस मेरा काम चल पड़ा। फिर तो मैं उससे बहरहाल देर सवेर शादी करने वाला ही हूं। इस रुदात का और बयान करने की ज़रूरत नहीं, सिवाय इसके कि 1 नवंबर 1969 को हमारा निकाह हुआ, परवीन की माँ और ज़ेबा आपा की गवाही में। और ये कि मेरे बेचारे वालिदैन उन तमाम हादसों से अनजान, शायद अब अपनी तशवीश में कुछ कमी महसूस कर रहे थे कि उन पर यह बिजली गिरी। हमने शादी को पोशीदा रखने की कोशिश की, पर मालूम होना चाहिए था कि अलीगढ़ में यह नामुमकिन है। कुछ ही दिनों में पूरे कैंपस में खबर फैल गई। मेरठ बहुत दूर है नहीं अलीगढ़ से, और लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, इसलिए खबर वहाँ भी जल्दी पहुँचनी थी। मेरे वालिदैन को किसने बताया मुझे नहीं पता। उन्होंने क्या कहा या किया, ये तसव्वुर करते हुए भी शर्मिंदगी होती है। लेकिन उनके दिल की धड़कनें मध्यम पड़ गई होंगी। मेरे बारे में बाबा की सन की कल्पनाओं से भी बाहर थी। मेरे बारे में बाबा की सन की कल्पनाओं से भी बाहर थी ये हरकत। एक कड़ा खत आया उनका कि मैं अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ हूँ। अम्मी ने भी उर्दू में लिखा कि मैंने उनसे ये बात छुपाई क्यों। हमें बतलाते तो हम क्या मना कर देते। बाबा का कहना था वो मुझसे भर पाए। अब जिंदगी जैसे चाहूँ जीऊँ। उन्हें क्या खबर थी कि मैं इतने दिनों यही तो कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो गए थे कि उनके सदमे का मैंने मजाक ही उड़ाया। उस फासले को हम कभी लांघ नहीं सके। एक कोशिश मैंने ये ज़रूर की
बाबा अम्मी से रिश्ता दुरुस्त करने की कि परवीन के साथ ईद पर उनसे मिलने गया। वैसे कभी भी दिल्ली वो जाया करती थी, मगर ससुराल पहली बार जाने के ख्याल से सहम गई। कहने लगी जहाँ का वीज़ा ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए उसे। अड़ी रही कि एक दिन के लिए भी सरदना जाने में जोखिम है। कुछ घंटे मिन्नत समाजत में लगे, तब जाकर राजी हुई। एक जानने वाले की कार में सारे रास्ते पीछे दुबकी पड़ी रही कि कहीं सीआईडी वाले हर झाड़ी में न छुपे बैठे हों। वक्त का हिसाब मैंने गलत लगाया और मेरे इस अहमकाना मंसूबे की वो मुखालफत करेगी इसका ख्याल ही नहीं आया। लिहाजा मुनासिब वक्त से कुछ 4 घंटे बाद हम सरधना पहुंचे। 10:30 बज रहे थे। उस छोटे से कस्बे में घोर रात नई बहू की आमद के इंतज़ार में जश्नबाज रिश्तेदारों की झूठ मूठ तस्वीर खींची थी मैंने। जोश में भरोसा भी दिलाया था कि मेरे वालिदैन बेहद खुशी नहीं होंगे, बल्कि सबसे पहले उसका इस्तकबाल करने आगे बढ़ेंगे। शायद बैंड बाजे और सारी रात के जश्न का वादा भी किया होगा, याद नहीं। गहरा सन्नाटा था घर में जब हम पहुंचे। दोनों बुजुर्गवार खाना खा चुके थे और जगह रहने की कोशिश में थे। हमारा खैर मकदम ज्यादा गर्मजोशी से नहीं हुआ। न हमें ना ही उन्हें समझ में आ रहा था कि कैसे पेश आए। कुछ खाना पीना हुआ। बाबा और परवीन के बीच तकल्लुफ भरी थोड़ी सी बातचीत रुक रुक कर चली। अम्मी और मैं खामोश रहे। हमने कहा कि तड़के ही रवाना होना है। उन्होंने रुकने पर इसरार नहीं किया। अम्मी ने परवीन को एक हार और बूंदों का जोड़ा दिया और उसका माथा चूम कर सोने चली गई। बाबा कुछ देर कुर्सी के उस हत्थे पर, कभी इस हत्थे पर चूंचरा करने के बाद खामोशी से चले गए। तड़के 5 बजे हम अलविदा कहे बिना चल पड़े और सीआईडी को हमारे सफ़र की खबर मिले उससे पहले अलीगढ़ वापस पहुंच गए। मेरे दोनों भाई, जिनकी तब तक शादियां नहीं हुई थीं, बाद में तोहफे लिए अलीगढ़ आए। दोनों कुछ माफ कीजिए। दोनों कुछ हैरान परेशान से वापस क्यों गए, कई सालों बाद ही मैं समझ पाया। शादी के कुछ दिन पहले मैं हॉस्टल से अपने साजो सामान के साथ निकलकर परवीन की मां के घर 2 डगी रोड में बस चुका था। सब कुछ मजे से चल रहा था और फिर एक दिन जब परवीन ने बताया कि वो उम्मीद से है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका इम्कान तो ख्वाबो ख्याल तक में नहीं था। 20 साल के लड़के को बच्चों से तो क्या, खुद के अलावा किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं होता। दुनिया में एक नई जान लाने की जिम्मेदारियां मेरी समझ से बाहर थीं। जब मेरी नन्ही बेटी पैदा हुई और मुझसे उतना ही जब मेरी नन्ही बेटी पैदा हुई और मुझसे इतना ही चाहती थी कि मैं उसे गोद में लेकर प्यार करूं, तो उसके साथ मेरे बर्ताव की तलाफी कोई भी पश्चाताप जब मेरी नन्ही बेटी पैदा हुई और मुझसे इतना ही चाहती थी कि मैं उसे गोद में लेकर प्यार करूं, तो उसके साथ मेरे बुरे बर्ताव की तलाफी कोई भी पश्चाताप नहीं कर सकता है।
इससे पहले लेकिन एनएसडी में मुझे दाखला मिल गया था और बीए पूरा करके मैं दिल्ली चला आया। एनएसडी में लड़के लड़कियों का साझा हॉस्टल था और अलीगढ़ के मुकाबले गैर यकीनी हद तक आज़ादी थी। बड़े शहर में रहना मुझे फ़ौरन रास आ गया। हालांकि सारे शहरों की बड़ी अम्मा बम्बई के आगे दिल्ली एक कस्बे जैसा था। फीस और हॉस्टल का खर्च कट जाने के बाद वजीफ़े की जो रकम मिलती थी उसमें महीना भर गुजारा हो जाता था। बाबा से मदद मांगने की ज़रूरत अब नहीं थी। वैसे भी वो रास्ता तो बंद हो चुका था। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि उनसे किसी बात की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी। मैं ये बात मेरे दिमाग से उतर गई। लेकिन ये बात मेरे दिमाग से उतर गई कि एक बच्चा दुनिया में आने वाला है और तब जो हालात पैदा होंगे उनसे निपटने के लिए ना मैं जज्बाती तौर पर तैयार था, न माली तौर पर। दिल्ली में अभी 1 माह से कुछ ज़्यादा हुआ था कि सोमवार की सुबह मुझे तार मिला, 1 दिन पहले का आया हुआ। परवीन की दर्द ज़ेह शुरू हो चुकी है। बात समझने में कुछ पल लगे। फिर मैंने अलीगढ़ की पहली बस पकड़ी जो लगभग दोपहर को पहुंची। कुछ ही घंटे पहले तड़के सुबह हीबा पैदा हो चुकी थी। तो ये था नसीर साहब की खुदनविश्त का 13वां बाब। कल फिर आऊँगा और 14वां बाब सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।